नमस्कार दोस्तों एंड गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म में पार्थसारथी यूपीएससी पॉलिटी। मैं हूं पार्थ और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही ज्वलंत मुद्दे, बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़। जैसा कि आपको विदित है कि पिछले 2-3 दिनों से नेपाल बुरी तरीके से आग में झुलस रहा है। बुरी तरीके से वहाँ की पार्लियामेंट, वहाँ की बहुत ही हिस्टोरिकल, बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स को जला दिया गया है। यहाँ तक कि जो नेपाल के जो जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी पीटा गया है और उनकी वाइफ को जिंदा जलाया गया है। यही नहीं, प्रेजेंट टाइम के जो वित्त मंत्री थे उनको सड़कों पीटा जा रहा है और जो भी वहाँ के मंत्री हैं उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है, उनको घरों को जलाया जा रहा है, उनके मकानों को फूंका जा रहा है, आग के हवाले किया जा रहा है ना। और उनको क्या कहते हैं कि उनको सड़क पर निकाल निकाल के उनकी पिटाई की जा रही है। कुछ आपको याद आया? ऐसा ही वाकया एक और पड़ोसी देश में गुजरा है। आपको शायद याद आया होगा, बांग्लादेश। एक्चुअल में पिछले मतलब कि मतलब पिछले कुछ महीनों पहले बांग्लादेश में भी यही प्रकार की घटना घटित हुई थी। ये इसी प्रकार की इंसिडेंस घटित हुआ था जिसमें बांग्लादेश के यूथ ने शेख हसीना की सरकार को मतलब कि निस्नाबूद कर दिया, यानी कि तख्ता पलट कर दिया। वहाँ भी जो पीएम आवास था उसको जलाया गया, वहाँ का जो जो मतलब सामान था उसको अपने घर ले गए। राष्ट्रपति भवन को भी जलाया गया था, वहाँ की जो पार्लियामेंट उसको भी जलाया गया था। बांग्लादेश में जो शेख मुजीबुर रहमान हैं, जो वहाँ के नेशनल हीरो हैं, मतलब कि बांग्लादेश को आज़ाद कराने में जिनका बहुत बड़ा रोल रहा है, उनकी भी मूर्तियों को तोड़ा गया था। और जो शेख मुजीबुर रहमान है उनकी बेटी है शेख हसीना, तो उनका तख्ता पलट किया गया है। तो आखिरकार ये दोनों जो जो घटनाएं घटित हुई हैं वो भारत के पड़ोसी में, भारत के पड़ोसी देश हैं ये, नेपाल और बांग्लादेश दोनों ही पड़ोसी देश हैं। तो इससे एक चीज साफ हो रही है कि आने वाले टाइम में क्या भारत भी इसकी ओर जा रहा है, क्या भारत भी इसकी ओर मतलब कि ऐसा एक बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा भारत में। खैर, अभी हालिया वाकया डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि नेपाल में मतलब कि डेमोक्रेसी है। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर ओपी कोहली, वो अभी तक वहाँ पर रूल मतलब कि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रहे थे। लेकिन अचानक एक एक इंसिडेंस ने पूरे पूरे नेपाल की प्रोडकास्ट सिस्टम को, पूरे 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 पूरी नेपाल की पब्लिक को सरकार के अगेंस्ट खड़ा कर दिया, सरकार के अगेंस्ट ला दिया। और वो डिसीजन था मतलब अमेरिका के 26 एप्लीकेशन को बैन किया, जिसमें से आपका फेसबुक, ट्विटर, उसके बाद में आपका इंस्टाग्राम, उसके बाद आपका एक्स, उसके बाद में आपका बैन किया क्या कहते हैं व्हाट्सएप एंड स्नैपचैट। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है उनको नेपाल सरकार ने बैन कर दिया। और बैन करने का बहाना ये लगाया कि इनका रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में। इसको लेकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है नेपाल की यूथ ने, जिसे हम जेन जी कहते हैं, जेन जी। अबे जेन जी क्या है? एक्चुअली क्या है कि 1995 से लेकर के 2010 तक के इस टाइम पीरियड में जितने भी मतलब बच्चे पैदा हुए हैं, जितने भी इनमें इस साल में बच्चों का जन्म हुआ है, उनको हम बोलते हैं जेनजी। लगभग हम ये कह सकते हैं कि 15 साल से लेकर के 25 साल तक के बच्चों ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया सरकार के खिलाफ। एक्चुअली का जो जो मूवमेंट हो रहा था आखिर इतना उग्र क्यों हो गया, आगजनी क्यों हुई, रेल क्यों उखाड़े गए, एयरपोर्ट कब्जा क्यों किया गया, राष्ट्रपति भवन क्यों कब्जा किया गया, पार्लियामेंट को वहां की पर कब्जा क्यों किया गया? एक्चुअल में क्या था कि वहां की सरकार ने मतलब कि गोली मारने के आदेश दिए थे कि जो भी प्रदर्शनकारी हैं अगर पार्लियामेंट के अंदर या प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अंदर या उनके घर के अंदर घुसते हैं उनको गोली मार दी जाए। तो वहां की पुलिसकर्मी ने वहां की गोली चलाई जिसमें 19 जो जेनजी थे वो मारे गए।
उसको ले करके इतना बड़ा तीव्र आंदोलन, इतना बड़ा विशालकाय आंदोलन, देशव्यापी आंदोलन छिड़ा हुआ है। वहां की सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया, यानी कि वहां की जो यूथ है, यूथ ने क्या किया है कि ओपी कोहली सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया है। इसके पहले ओपी कोहली ने एक मतलब कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें यह कहा गया था कि इस मुद्दे को कैसे रिजॉल्व किया जाए। तो सभी पार्टी ने यह कहा था कि आप एक काम कीजिए, आप यहाँ से इस्तीफा दे दीजिए। तो उन्होंने इस्तीफा दे करके वो मतलब कि नेपाल को छोड़ कर ही भाग गए हैं। अच्छा, एक्चुअल में एप्लीकेशन जो बैन किए, तो सरकार का तर्क ये था कि सरकार ही कह रही थी कि हमने इसलिए एप्लीकेशन बैन किए हैं अमेरिका के, क्योंकि इनके रजिस्ट्रेशन नहीं थे। वहीं जो वहाँ की यूथ है, वहाँ की जो जनता है, वहाँ क्या है, वहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, भुखमरी बहुत ज़्यादा है, दिक्कतें हैं, किल्लतें हैं, समस्याएं हैं। और जो जो वहाँ के नेता के बच्चे हैं, जो वहाँ नेता के मतलब कि बच्चे हैं, वो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, ऐशो आराम से जिंदगी काट रहे हैं, 5 स्टार होटल में खाना खा रहे हैं, बड़े बड़े पार्कों में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, बड़े बड़े क्या कहते हैं सिनेमा हॉल में मूवीज देखी जा रही है, फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं। और वहीं देश की लगभग 90% आबादी भुखमरी, बेरोजगारी, दिक्कत, किल्लत, परेशानियों से जूझ रही है। तो वहां की जनता का ये कहना है कि इन एप्लीकेशन माध्यम से कम हम ये तो देख सकते थे कि हमारे जो पॉलिटिशियन है, जो नेता के बच्चे हैं, जो नेता हैं, वो क्या कर रहे हैं। ये तो हमसे वो भी आधे छीन रहे हैं, यानी भ्रष्टाचार। यानी कि उनका मेन मुद्दा ये था कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और उसका खामियाजा भुगत रही है नेपाल की जनता। इनके बच्चे तो मौज कर रहे हैं, इनके बच्चे तो 5 स्टार होटल में खाना खा रहे हैं, इनके बच्चे तो एरोप्लेन उड़ रहे हैं, और हम लोग भूखों मर रहे हैं। हमारे घर में भुखमरी है, गरीबी है, दिक्कत है, समस्याएं हैं, उसका निदान नहीं करेंगे। तो एक्चुअल रीजन क्या था? करप्शन, भ्रष्टाचार को लेकर के ये आंदोलन छिड़ा हुआ है। क्या केवल ये मुद्दा केवल भ्रष्टाचार तक ही सीमित है? मेरा मानना कुछ और है। मैं ये मानता हूं कि जैसे बांग्लादेश में कुछ फंडिंग की गई थी वहां की यूथ को उकसाने के लिए कि शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट कर दो, वहां हो गया। क्या कुछ ऐसे ही ताकतें नेपाल में काम कर रही हैं? क्या कुछ ऐसे ही जो विचारधारा के लोग हैं, जो नहीं चाहते कि ओपी ओली की सरकार वहां तक बनी रहे, क्या कुछ ऐसा ही वहां भी एक प्रोपेगेंडा बनाया गया है? क्योंकि उसके पहले क्या हुआ कि एक ऑपोजिशन लीडर थे, उनका नाम था सूदन, तो उनको मतलब अरेस्ट कर दिया गया था, और जो काठमांडू के मेयर थे उनको भी हाउस अरेस्ट किया गया था। तो कहीं ना कहीं जो यूथ है वो उसकी ये भी डिमांड थी कि जो मतलब पॉलिटिशियन, मतलब कि जो लिबरल हैं, जो मतलब कि ऑनेस्ट हैं, उनको अपने जेल में बंद कर रखा है, उनको अपने हाउस अरेस्ट कर रखा है। दूसरा मुद्दा ये है कि आखिरकार एप्लीकेशन बैन क्यों किया गया। उसके पीछे लॉजिक ये है, जो देखिए, जो मैं जो समझ पाया हूँ इसके पीछे, अभी हाल ही में एससीओ मीटिंग हुई थी चाइना में, नेपाल के प्रधानमंत्री शिरकत करने गए थे। हो सकता है कि नेपाल की और चाइना के प्रधान जो लीडर हैं उन्होंने आपस में चर्चा भी की हो कि आप एक काम कीजिए, आप अमेरिका के आप एप्लीकेशन बैन कीजिए, हम आपको एप्लीकेशन देंगे, वो आप चलाइए। जैसा कि वहां पर क्या कहते हैं कि जैसा कि नेपाल में टिकटॉक, जो चाइना जो मतलब चाइनीज एप्लीकेशन है वो चल रहा है, लेकिन अमेरिका के जो एप्लीकेशन है उनको बैन किया जा रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा है। पब्लिक का यही कहना है कि आप अगर बैन करना चाहे तो दोनों करो, एक क्यों कर रहे हो? यानी कि एप्लीकेशन पे आपके बच्चे अच्छी अच्छी तस्वीरें डालते हैं, कोई महंगी घड़ी खरीद रहा है, कोई महंगी कार खरीद रहा है, तो कोई महंगी मतलब कि लॉकेट खरीद रहा है, तो कोई महंगी बाइक खरीद रहा है, तो कोई ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है, कोई ब्रांडेड जूते पहन रहा है, पहन के आप तो तस्वीर डालते हो, सोशल मीडिया पर डालते हो। और जब वहाँ की जब हम लोग जब देखते हैं तो हमारा मतलब जो ये होता है कि देखो इनके बच्चे जो मौज कर रहे हैं, हम देखो गरीबी में जी रहे हैं। तो कहने की उनके ना एक गुस्सा था, एक आक्रोश था सरकार के प्रति, एक जुनून था कि इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है। और क्योंकि वहाँ की सरकार को ही नहीं उखाड़ फेंका, बल्कि वहाँ के जो ऑपोजिशन जो लीडर हैं उनके घर को भी जलाया जा रहा है, उनके उनको भी पीटा जा रहा है, उनके बच्चों को पीटा जा रहा है, उनकी वाइफ को पीटा जा रहा है।
उनकी फैमिली को पीटा जा रहा है। तो ये सिर्फ क्या है, ये वहां की यूथ का सिर्फ गुस्सा फूटा है सरकार के प्रति, वहां के जो लीडर के प्रति, वहां की जो सिस्टम है उसके प्रति। तीसरा मुद्दा ये, क्या इसमें अमेरिका का हाथ हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि बहुत से एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि बांग्लादेश में जो भी घटित हुआ उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है, क्योंकि ये सोर्स से पता चला है कि 21 मिलियन डॉलर रुपया अमेरिका ने दिया था बांग्लादेश को। तो ऐसा नहीं कोई ऐसी अमाउंट भेजा गया हो नेपाल के लिए या चाइना के माध्यम से भेजा गया हो। अच्छा, इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, आखिर इसको लीड कौन कर रहा है? इसको कोई ना कोई मतलब कोई इसको ना कोई दिशा निर्देश गाइडलाइंस तो कोई देने वाला होगा, कोई गाइडेंस दे रहा होगा। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो काठमांडू के मेयर हैं और जो सूजन साहब हैं, जिनको जेल से रिहा कर दिया गया है, वो ये दोनों ने मिल करके इस मूवमेंट को मतलब कि लीड किया है। और जो नेपाल जो काठमांडू के मेयर हैं, उन्होंने तो बाकायदा एक्स पर एक पोस्ट किया था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप ऐसा सिस्टम क्यों बनाते हो, आप ऐसी नीतियां क्यों इम्प्लीमेंट करते हो कि हमारी जो देश की जनता है वो सरकार का ही विरोध करे, सरकार का ही घर फूके, सरकार अपनी प्रॉपर्टी, सरकारी प्रॉपर्टी फूके। और ये दोनों घटनाएं भारत के जस्ट पड़ोस में गुजरे हैं, घटित हुई घटनाएं। अब ऐसे में भारत सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है? भारत सरकार क्या सतर्क है इसको लेकर के? क्या भारत सरकार इसको लेकर के कोई गाइडलाइंस तैयार कर रही है? क्या रूपरेखा कोई बनाएगी कि अगर ऐसा कोई मामला आता है तो हम इससे कैसे निपटेंगे, हम इससे कैसे जूझेंगे, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो भारत सरकार को भी जो खासकर जो नेपाल में घटित हुआ है, ये तो बहुत ही कह देते हो कि देखिए, एक पॉइंट सही हुआ है लेकिन दूसरा पॉइंट गलत हुआ है। अगर एक पॉइंट से देखा सही हुआ, क्योंकि अगर देश के पॉलिटिशियन बच्चे अगर लग्जरी लाइफ जी, देश की आम जनता क्यों नहीं जी सकती लग्जरी लाइफ? दूसरा पक्ष ये है कि हमने अपनी ही प्रॉपर्टी डैमेज कर ली, हमने अपनी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर दिया। यानी कि पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, हमारे टैक्स से ही पार्लियामेंट बनती है। यानी नेपाल की जो जनता है उसने टैक्स दिया, टैक्स के माध्यम से ही पार्लियामेंट बनी और हमने उसको जला डाला। हमने रेल फूंक दिए, हमने एरोप्लेन फूंक दिए, हमने ट्रक फूंक दिए, हमने बसें फूंक दी, हमने बहुत सारे वाहन फूंक दिए, हमने रोड को नुकसान पहुंचाया, बिल्डिंग नुकसान पहुंचाया। तो ये किसका लॉस इसमें? इसमें सिर्फ पब्लिक का लॉस है, बल्कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका ही लॉस है। लेकिन उनका जो मानना है कि करप्शन नहीं होना चाहिए। और यहाँ तक कि वो कह रहे थे कि वो जो नेपाल के यूथ है उनका ये कहना है कि हम फिर से चाहते हैं कि देश में राजतंत्र कायम हो, यानी एरिस्टोक्रेसी भारत में नेपाल में स्टैब्लिश हो। तो आई होप आपको जो ज्वलंत मुद्दा है, हम इस पर 2-3 वीडियो और कल और इसमें और विस्तार से बताएंगे कि इसमें और कौन से फैक्टर हो सकते हैं जिस कारण इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी मतलब अमाउंट में इतना बड़ा, इतना विशाल, इतना इनॉर्मस मतलब कि प्रोटेस्ट हुआ सरकार के खिलाफ। सरकार को उखाड़ फेंक दिया गया, वहां के मिनिस्टर्स को मारा गया, मतलब कि वहां के पूर्व प्रधानमंत्री को पीटा गया, उनकी फैमिली को पीटा गया, उनके बच्चों को पीटा गया। तो ये बहुत बड़ी घटना है। तो इससे सबक हम ये लेते हैं कि भारत सरकार को कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहिए जिससे कि इस प्रकार के प्रोटेस्ट फैले। ठीक है, तो आने वाले वीडियोस में हम यही बताएंगे कि आखिरकार इससे भारत को क्या लॉस हो सकता है, क्या मतलब बेनिफिट हो सकते हैं। और एक मुद्दा और था कि अभी जब एससीओ मीटिंग गए थे प्रधानमंत्री मोदी, शी जिनपिंग और ओपी ओली, तो लिपुलेख दर्रे को भी लेकर के भी डिस्प्यूट था। वहां की जनता है वो ये बात कर रहे थे कि आप स्ट्रांगली बात करते वहां के मतलब कि चाइना के राष्ट्रपति से कि जो लिपुलेख दर्रा है इसको लेकर के आपकी मतलब कि आप क्या सोचते हैं। लेकिन क्या किया कि इन्होंने वहां पर जाकर सॉफ्टली बात किया, इन्होंने मतलब कि स्ट्रिक्टली बात नहीं की इसको लेकर के कि मतलब लिपुलेख दर्रे के पीछे आपकी क्या मंशा है, आपकी क्या इरादे, क्या इंटेंशन है। तो इससे भी वहां की जो यूथ थे वो नाराज थे। तो कुल मिलाकर के नेपाल की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया गया है। वहां के प्रधानमंत्री मिस्टर ओपी ओली भाग चुके हैं,
वहाँ के मिनिस्टर्स को कूटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, खूब उनकी धुलाई हो रही है। ठीक है, वहाँ की पार्लियामेंट को जला दिया गया है, वहाँ के राष्ट्रपति भवन को जला दिया गया है, वहाँ के मिनिस्टर्स के घर फूंक दिए गए हैं, उनकी बीवियों को, बच्चों को मारा जा रहा है, वो भी सड़कों मारा जा रहा है। और 19 जो प्रोटेस्टर्स है वो भी मारे गए हैं पुलिस एनकाउंटर में। तो अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। देखिए, अगर हम अपने को अच्छा करें, अगर हम एनर्जी अपनी वेस्ट कर रहे हैं आपके लिए, तो आपका भी दायित्व बनता है कि थोड़ी एनर्जी आप भी वेस्ट करके हमारे चैनल से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।